हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिसलू निम्न किस देश का प्रधानमंत्री था? तो रिसलू फ्रांस देश का प्रधानमंत्री था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रिसलू फ्रांस के एक धार्मिक नेता थे जो लुई 13वें के समय में 12 अगस्त 1624 से 4 दिसंबर 1642 तक प्रधानमंत्री रहा और इनकी मृत्यु हुई थी 1642 में। प्रधानमंत्री कार्यालय में ही हो गई थी इनकी मृत्यु। रिसलू कैथोलिक था और एक धार्मिक अधिकारी कार्डिनल के पद पर भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के कराची 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो ये किसने नहीं किया था? तो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने नहीं किया था विरोध। राइट आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया। इसी अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर प्रतिनिधि के रूप में गांधी इरविन समझौते पर पूर्ण समर्थन किया था, इससे कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर भी प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? तो शौकत अली उस्मानी नहीं थे संबंध काकोरी षड्यंत्र से। राइट आंसर ए हो जाएगा। शौकत उस्मानी का संबंध था कम्युनिस्ट पार्टी से। 1920 में ताशकंद में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1925 में कानपुर में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे ये। और तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कि निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो राइट आंसर इसमें जो है वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी। इसकी अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन से चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक थे। तो ये थे गेसुदराज। राइट आंसर ए हो जाएगा। सैयद मोहम्मद गेसुदराज दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित करने के लिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का महत्वपूर्ण योगदान था। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र जो था वो अजमेर था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को प्रसारित करने का श्रेय सैयद मोहम्मद गेसुदराज को दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, तुहफ तुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत से। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? तो ये था शेख सलीम चिश्ती। राइट आंसर ए हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती। अकबर को जब कोई संतान नहीं थी तो अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती से मिलता था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब अकबर का पुत्र हुआ तो उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया जो संगमरमर से निर्मित है।
राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो कादरी सूफी संप्रदाय से संबंधित था दारा को शिकोह। राइट आंसर ए हो जाएगा। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी ने किया था। भारत में इसका प्रचार शाह नियामत उल्लाह ने किया था 15वीं शताब्दी में। शेख मीर मोहम्मद इस सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। दारा शिकोह उन्हीं का एक शिष्य था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? तो शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पंजाब में 1170 में हुआ था। ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे, जबकि निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में हुआ था। 1238 में हुआ था और इनका जन्म 1170 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक प्रथम ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। गुप्त काल में ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल विद्या का विकास हुआ। गुप्त काल से प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम एवं 12 मिहिर हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? तो ये माना जाता है प्रयाग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। पहला प्रयाग में किया था, मतलब इलाहाबाद में, और दूसरा जो किया था कन्नौज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बी और डी हो जाएगा, कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना विशाख दत्त ने की। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु प्रख्यात। इसमें अपनी मुद्रा को अपने विरुद्ध प्रयुक्त होते देखकर राक्षस स्तब्ध हो जाता है। इसमें चंद्रगुप्त के राज्यरोहण के उपरांत चाणक्य द्वारा राक्षस की राजनीतिक दावों को विफल कर देने की कथा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? मयूर शर्मन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर्ष स्वयं विद्वान एवं विद्या प्रेमी होने के साथ साथ विद्वानों का उत्तम संरक्षण भी था। हर्ष के दरबार में अनेक कवि और लेखक निवास करते थे। इनमें से थे बाण भट्ट थे और मयूर भट्ट थे, मातंग दिवाकर भी थे और भी बहुत सारे थे। इन सब का नाम मिलता है, लेकिन मयूर शर्मन जो है वो कदम्ब राज का संस्थापक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो ये है सुत्त पिटक का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो ये करता है मध्यम मार्ग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कब हुआ था इनका जन्म? 563 में हुआ था। 563 में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट स्थित लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है गुड़ीमल्लम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुड़ीमल्लम में लिंग रूप में प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सरस्वती नदी के किनारे। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले, जिसे घग्गर और हाकरा भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी पार्श्व में है और दक्षिणी पार्श्व में भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो में दुर्ग खंड में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक और भवन स्थित हैं। उदाहरण के लिए स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास। दुर्ग के अंदर प्राप्त स्मारकों में स्नानागार सबसे उल्लेखनीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है। इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित थी, किससे संबंधित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिराबियो की। राइट आंसर हो जाएगा डी। मिराबियो फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती दौर के नेता थे। इनका जन्म हुआ था 1749 ईस्वी में, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था और फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ये सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने के पक्षधर थे। इन्होंने एक पत्रिका निकाली और वारसाय में एक वक्तव्य जारी किया और कहा कि प्रसा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वह एक ऐसी सेना थी जिसके पास राज्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दी डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी दांते ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दी डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? दांते ने की थी। इसको विश्व साहित्य के सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है। ये इटली के राष्ट्रपति थे दांते, इटली के राष्ट्र कवि भी थे ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध का अंत किया था? तो ये किया था 30 वर्षीय युद्ध को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 में हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा की गई थी। इसमें रोमन साम्राज्य के निम्नलिखित शर्तों के द्वारा ही संधि का समझौता किया है। पहली शर्त कौन थी? वो पवित्र रोम साम्राज्य का बाह्य स्वरूप तो वैसा ही बना रहेगा, लेकिन प्रत्येक सदस्य राज्य को सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त हो गए। कोई भी राज्य युद्ध और शांति का निर्णय कर सकता है, लेकिन यह सम्राट के विरुद्ध न हो। दूसरा कौन था? अल्सास प्रांत और मेट्स टूल और वर्दून के किले फ्रांस को दिए गए हैं। तीसरा कौन था? पश्चिमी पामेरेनिया, ब्रेमेन और वर्डेन के प्रदेश स्वीडन को प्रदान किए गए थे।
चौथा है फ्रांस और स्वीडन को जर्मन डायट में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। और पांचवा है कैल्विनवादियों को भी मान्यता प्रदान थी। तो इसमें जो थे ये कुछ समझौते थे, इसके आधार पर संधि की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है नागालैंड के किस रानी ने गांधीवादी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रानी गैदिन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला ने किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी के। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला जो थे वो विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जाति सरकार की स्थापना हुई थी। इन्होंने ही विद्युत वाहिनी सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था वह अभिप्राय था? तो ये था ईश्वर की एकता। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था नुसरत शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। महाभारत व रामायण का बांग्ला में अनुवाद नुसरत शाह ने किया था। कृंतिवास ने रामायण का तथा काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था। बंगाल के कुछ मुस्लिम शासक काफ़ी उदार थे। जिसके शासनकाल में वैष्णव और निर्गुण भक्ति शाखा के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला था। राइट आंसर सी हो जाएगा।